शांति की दो बहुएं थी, रूपा और कोमल। पर बेचारी शांति अपनी दोनों बहुओं से परेशान थी, क्योंकि दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर थी। अरे बहू, शाम होने को है, सबके घर में से सीटियों की आवाज़ आ रही है और तुम दोनों हो जो टीवी की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल रही। माँ जी, कितना बोलती हो, शांत हो जाओ ना, बस लास्ट एपिसोड चल रहा है। अरे पिछले 1 घंटे से सुन रही हूँ, लास्ट है। कब खत्म होगा तुम दोनों का ये लास्ट एपिसोड? बस 1 घंटे में माँ जी। हैं? 1 घंटे में? 1 घंटे में तो मैं खुद ही खाना बना लूँगी, पड़ी रहो तुम दोनों। पता नहीं कैसी बहू मिल गई है मुझे। अरे ऐसी बहू से तो अच्छा होता कि मेरी कोई बहू ही ना होती। शांति बेचारी हमेशा की तरह अपनी बहुओं को काम करने को कहती है, पर उसकी कामचोर बहुएं कुछ नहीं करती और शांति खुद काम करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, शांति अपना बहुत ही कीमती हार देख रही थी। बहुओं के आते ही वो जल्दी से उसे अलमीरा में लॉक कर देती है। माँ जी, सच सच बताना, क्या देखकर हंस रही थी आप? हमने अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, अब बता भी दो, हम दोनों आपकी बहू हैं। आखिर आपकी सारी चीज़ हम दोनों में ही तो बटने वाली है ना आखिर में। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम दोनों की नज़रों से बची है? यह कीमती हार, और ये हार तुम दोनों की नज़रों से इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसे मैंने बचा कर रखा है। ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं है, यह 10 लाख का रानी हार है जो मुझे मेरी सास ने दिया था, और इसे पाने के लिए मैंने दिन रात उनकी सेवा की थी। मेरी 2 बहुएं हैं, दोनों की दोनों निकम्मी। इसलिए मैं इस हार को देखकर सोच रही थी कि किसे दूं ये हार। फिर मैंने ये सोचा कि ये हार मैं तुम में से किसी को दूंगी नहीं, हमेशा इसे अपने पास ही रखूंगी। क्या 10 लाख का रानी हार? और आपने हमें कभी बताया नहीं माँ जी? क्या हम पर भरोसा नहीं था आपको? जहाँ रूपा अपनी सास से इस छोटी सी बात के लिए शिकायत कर रही थी, तो वहीं कोमल बड़ी ही चालाकी से अपनी सास को बेड पर बिठाती है और अपने घुटनों पर बैठकर सास के पैर दबाने लगती है। माँ जी, सास ससुर भी तो माँ बाप का रूप होते हैं। कहते हैं माँ बाप भगवान के बराबर है। शायद इसीलिए मुझे आप में साक्षात भगवान ही दिखाई देते हैं। आप हर समय घर के कामों में रहती हैं, वो भी हमारे होते हुए। आपके पैर बहुत दर्द कर रहे होंगे ना, लाइए मैं अच्छे से दबा देती हूँ। वो भी तब तक जब तक आपके पैर ठीक नहीं हो जाते। हाँ, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। कोमल की ये चालाकी देखकर रूपा समझ जाती है और वो भी कोमल की भाषा बोलने लगती है। सही कहा कोमल तुमने, हम दोनों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर भगवान की देन देखो, सही समय पर आ गई। अच्छा माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं जाकर खाना बना देती हूँ। रात होने को है, हमारे पति और आपके पति घर आते ही होंगे ना। अरे अरे अरे, सूरज कहाँ से उग गया? और तुम दोनों को अचानक से हुआ क्या है? तुम दोनों इतना बदल कैसे गई? माँ जी, हम तो हमेशा से ऐसे ही थे, पर उसने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। पर वो सीरियल ना अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने सोच लिया है कि अब से हम इस घर की सेवा करेंगे, और सबसे ज़्यादा आपकी, जैसे आप अपनी सास की करती थी, है ना। 10 लाख का रानी हार। ये सुनते ही दोनों बहुओं की काया पलट हो जाती है और वो दोनों गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जिठानी रसोई घर में खाना बनाती है और हंसते हुए आपस में बात करती है। माँ जी को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। अब हम दोनों उनकी खूब सेवा करेंगे। देखते हैं माँ जी किसकी सेवा से ज़्यादा खुश होती है। भाई जिसकी भी सेवा से खुश होगी उसे 10,000 का रानी हार तो मिलेगा ही। मुझे तो ये सोच सोच कर इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊँ। सही कहा दीदी आपने, मैं तो खुली आंखों से सपना ही देख रही हूँ। माँ जी ना मेरी सेवा से बहुत खुश हो गई हैं और उन्होंने वो रानी हार मेरे हाथ में दे दिया है। ओह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं उस रानी हार में। जितना सपना देखना है खुली आंखों से देख ले कोमल की बच्ची, क्योंकि मेरे होते हुए वो रानी हार तेरा कभी नहीं हो सकता। माँ जी तो मेरी ही सेवा से खुश होंगी। दीदी, अगर आप डाल डाल है तो मैं भी पात पात हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप मुझसे मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ़ बना देंगी? मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। देखना, ये बाजी तो मैं ही मारूंगी।
अब दोनों देवरानी जिठानी जो हर समय एक साथ रहती थी, वो दोनों आज भी एक साथ होती है, पर कहीं ना कहीं उन दोनों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। अब अगर रूपा झाड़ू पोछा करती तो कोमल अपनी सास का दिल जीतने के लिए उसकी पसंद का खाना बना देती। अगर शांति कोमल के हाथ का खाना खा लेती तो रूपा तेल लेकर अपनी सास का पैर दबाने के लिए बैठ जाती। ऐसे ही एक दिन ज़्यादा मिर्च मसाला खाने की वजह से शांति की तबीयत खराब हो जाती है और रूपा अपनी सास का ख्याल रखती है और उसे दवाई देते हुए कहती है, पता नहीं इस कोमल में कितना बचपना भरा पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी ज़िंदगी भी अपना परिवार संभाल पाएगी। अगर मैं ना होती तो पता नहीं इसका क्या होता। माँ जी, आप ना अब से उसके हाथों का बनाया कुछ नहीं खाएंगे। मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना कर ला रही हूँ, तब तक आप ये दवाई खा लो। अरे बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। देख, छोटी बहू घर के कामों में व्यस्त है, तब तक तू अजय और विनीत के लिए खाना बना दे। आज वो दोनों ऑफिस से जल्दी आएंगे। अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। सैटरडे को अजय और विनीत देवर जी जल्दी आ जाते हैं। आप आराम से सो जाइए, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना बोलकर रूपा अजय और विनीत के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है और इसी बीच कोमल आकर अपनी सास के पास बैठ जाती है। अपनी दोनों बहुओं की सेवा देखकर शांति को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी बहुएं सच में बदल गई हैं। मेरी दोनों बहू कितनी अच्छी है, मेरी और मेरे बेटों की कितनी सेवा करती है। बेकार में ही इन दोनों को खरी खोटी सुनाती रहती थी मैं। ये सब तो उस कलमुहे सीरियल की वजह से होता था। अच्छा हुआ कि वो नास पिटा सीरियल ख़त्म हो गया। आखिरकार रूपा और कोमल जो चाहती थी वो हो जाता है। शांति अपनी दोनों ही बहुओं से बहुत खुश होती है और उन दोनों की खूब तारीफ करती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन कोमल और रूपा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब तो आपको हमसे कोई शिकायत नहीं है ना? अरे भला मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत कैसे हो सकती है? मेरे तो भाग्य खुल गया है तुम जैसी बहू पाकर। माँ जी, आपके मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे माँ जी, आप कह रही थी ना आपके पास रानी हार रखा है, वो भी 10 लाख का। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि हम दोनों ही घर संभालने के काबिल हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि आपको इस रिवाज को आगे बढ़ाना चाहिए और अपना वो कीमती हार अपनी बहुओं को दे देना चाहिए? मतलब किसी एक बहू को जिसकी सेवा से आप सबसे ज़्यादा खुश हो गई हो। अरे बहू, मैं जिस कीमती हार की बात कर रही थी ना, वो कीमती हार तो तुम दोनों हो। बस तुम दोनों को अपने अंदर की छुपी अच्छाई के बारे में पता नहीं था। तुम दोनों मेरे लिए 10-10 लाख के बराबर हो। और रही बात उस हार की, तो वो तो एक नकली हार है 10,000 का, जो तुम्हारे ससुर जी मेरे लिए लेकर आए थे जब मेरी उनसे शादी हुई थी। क्या? हाँ बहू, ठीक इसी तरह मैं भी हैरान थी अपना इतना सस्ता पहला गिफ्ट देखकर, जिस पर मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मैं इस हार को संभाल कर रखूं, क्योंकि ये मेरे पति की तरफ से मुझे पहला गिफ्ट मिला है और मैं अपनी सास का रानी हार हूँ। बस वही हार देखकर उस दिन मुझे हंसी आ गई। समय कितनी जल्दी बीत गया, और जिस तरह मैं अपनी सास के लिए उनका रानी हार थी, ठीक उसी तरह तुम दोनों भी मेरे लिए रानी हार हो। शांति की ये बात सुनकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन दोनों के किए कराए पर पानी फिर चुका था। उन दोनों ने जो सपने देखे थे वो एक पल में टूट जाते हैं, क्योंकि 10 लाख का रानी हार जैसी कोई चीज़ तो घर में थी ही नहीं, बल्कि वो दोनों खुद अपनी सास के लिए बेशकीमती रानी हार थीं। काव्या एक बड़े परिवार की बेटी थी, लेकिन पिता के वचन के चलते उसकी शादी अपने पिता के गरीब दोस्त के बेटे से हो जाती है और काव्या एक गरीब घर की बहू बन जाती है। गरीब होने के बावजूद उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे और उसे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होता था कि वो गरीब है। काव्या बहू, शादी को 1 साल होने आया है, अभी तक तू ढंग से अपने मायके में रहने तक नहीं गई। हाँ माँ जी, बात तो आपकी सच है। 1 साल में मानो मैं तो अपने मायके को भूल ही गई हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार जो करते हो, लेकिन अब मम्मी की बहुत याद आ रही है। सोच रही हूँ कि इस बार 1 महीने रह कर आऊँ क्या? अरे नहीं, 1 महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ सब कैसे मैनेज होगा? अरे जैसे काव्या के ना रहने पर मैनेज होता था वैसे ही। अरे जाने देना उसे कुछ दिन के लिए अपने घर।
तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है रोहित, वरना मेरा दोस्त बोलेगा कि जब से बेटी दी है तब से बेटी को वापस आने ही नहीं दिया। सभी हंसने लगते हैं। ठीक है काव्या, तुम पैकिंग कर लो, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। 2 जोड़ी कपड़े ही तो रखने हैं, बाकी मेरे मायके में मेरी अलमारी में मेरे कपड़े और बाकी सामान पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर काव्या कॉल करके अपनी माँ को बताती है कि वो घर आ रही है। सुनीता, विनीता, कहाँ हो बहू? क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही हो माँ जी? अरे कभी तो ढंग से बात कर लिया कर। दीदी की तो आदत ही है ऐसे बोलने की। क्या हुआ माँ जी, बताइए तो। अरे काव्या घर आ रही है कल 1 महीने रहने। अच्छा, काव्या दीदी आ रही है, ठीक है आ जाने दो। हाँ तो उसके स्वागत की तैयारी करो, हैं? जी माँ जी। वहीं कमरे में अब तो लगता है बुढ़िया से ढंग से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, नहीं तो वो प्रॉपर्टी की 1 फूटी कौड़ी भी हमें नहीं देगी। वो छोड़, बुढ़िया की लाडली बिटिया घर आ रही है, पक्का प्रॉपर्टी के लिए ही आ रही होगी, वरना 1 साल हो गया शादी को, अभी क्यों मुंह दिखाने आना है इसे? बात में दम तो है दीदी। बुढ़िया को ऐसा भड़काएंगी कि वो खुद ही अपनी उस गरीब बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल देगी। क्या कहती हो? हाँ। अगले दिन माँ मैं आ गई। आजा मेरी बच्ची आजा। अरे कितनी दुबली हो गई है पहले से तू। हाँ, वो अब शरीर में बदलाव तो होता ही रहता है ना माँ, कभी मोटी तो कभी पतली होना लगा ही रहता है। दीदी, कहीं ससुराल वाले जुल्म तो नहीं करते ना आप पर? हाँ, गरीबों का क्या भरोसा, दहेज के लिए परेशान करते हो, खाना ना देते हो। अरे नहीं नहीं भाभी, आप इतना मत टेंशन लो, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। इसीलिए 2 जोड़ी कपड़े में आपको भेजा है यहाँ, वरना लगेज लेके ना आती क्या आप? अरे मेरे कपड़े हैं ना यहाँ पर, इसलिए मैं लगेज नहीं लाई। वो तो मैंने पहन डाले। अब तुम लोग काव्या को थोड़ा आराम करने दोगी हैं? चाय पानी पूछोगी या बस बातों में लगी रहोगी? जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ मेरी बेटी के लिए। जी माँ जी। फिर दोनों बहुएं किचन में चली जाती है। जा तू भी फ्रेश होके आ जा तब तक। जैसे ही काव्या अपने रूम में जाती है, अरे अरे दीदी, वहाँ कहाँ जा रही हो? अब मेरे कमरे में। अब वो आपका नहीं, मेरा और आपकी भैया का कमरा है। हमारा कमरा छोटा पड़ता था ना, इसलिए हम इसमें शिफ्ट हो गए। आप गेस्ट रूम में रह लो, कुछ दिनों के लिए क्या कमरा फंसाओगी। काव्या को मन ही मन भाभी की बात बुरी लगती है कि कल तक वो जिस घर की बेटी थी, आज उसी घर में मेहमानों का दर्जा दिया जा रहा है उसे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ठीक है, मुझे मेरी अलमारी से सामान दे दो, मैं वहाँ रह लूँगी। आपका सामान? कौन सा सामान दीदी? अब यहाँ आपका कुछ नहीं है, जो भी था मैंने फेंक दिया और जो यूज़ करने लायक था यूज़ कर लिया। काव्या भाभी की बात का कोई जवाब दिए बिना गेस्ट रूम में चली जाती है। यार, मैंने तो 2 जोड़ी कपड़े ही लाए। एक काम करती हूँ, माँ से पैसे लेके मार्केट से कपड़े ले आती हूँ। माँ, कुछ पैसे दे दो ना, कपड़े लाने हैं। भाभी ने मेरे सारे कपड़े यूज़ कर लिए। अच्छा, ये ले बेटा, पैसे ले और जाकर शॉपिंग करा। फिर काव्या कपड़े लेने चली जाती है। वहीं सुनीता सब कुछ देख रही होती है। आज कपड़े के लिए माँ जी से पैसे लिए हैं, कल को प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी ये गरीब। कुछ भी हो, इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना होगा। इसका तो एक ही उपाय है, माँ जी के मन में मीठा जहर घोलना होगा। मीठा जहर मतलब? मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुनीता चाय नाश्ता लेके हॉल में आती है। काव्या दीदी कहाँ गई? हम चाय नाश्ता लाए थे। अरे उसके पास कपड़े नहीं थे ना, तो मैंने पैसे दिए हैं, मार्केट से कपड़े लाने गई है। बुरा न लगे तो एक बात बोलूँ माँ जी? हाँ हाँ कहो। दीदी ससुराल से भी तो कपड़े ला सकती थी ना, यहाँ के भरोसे क्यों हैं? आज आपसे कपड़ों के लिए पैसे लिए हैं, कल को फैमिली का बहाना करके उनके लिए पैसे मांगेंगी, और क्या पता लगा कि परसों प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ जाए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है।
वक्त की मार का कोई भरोसा नहीं माँ जी, कब कौन बदल जाए। हम तो बस बता रहे हैं। मिसेस वर्मा कितनी अमीर है, अपनी बेटी की शादी अपने से ऊंचे खानदान में की है उन्होंने। पता है, बेटी ने मायके वालों के ऊपर केस कर दिया प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। तभी काव्या वहाँ आती है। क्या बातें हो रही हैं? देखो माँ, मैंने ये कपड़े खरीदे हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं। दीदी ये तो बड़े महंगे लग रहे हैं। हाँ, 10,000 के हैं। और आपकी ये साड़ी तो बहुत सस्ती लग रही है। हाँ, माँ जी लाई थी, 500 की है। वो छोड़ो, ये लो नाश्ता करो। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं शाम में, दीदी आज खाना बना लोगी आप? मेरे सर में ना बहुत दर्द है और विनीता किटी के लिए जा रही है। ठीक है भाभी। फिर काव्या किचन में लग जाती है। वहीं सुनीता कमरे में आराम फरमाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुनीता और विनीता काव्या से घर का सारा काम करवाती और सारा दिन बस अपनी सास को भड़काने का काम करती। दीदी ये आपकी भैया के कपड़े हैं, धुल लीजिएगा, और मेरी एक साड़ी भी है। ओके भाभी। वहीं कपड़े धुलने के बाद, दीदी मेरी अलमारी साफ़ कर दोगी प्लीज़? वो क्या है ना, मुझे इनके साथ थोड़ा बाहर जाना है किसी काम से, और अलमारी भी गंदी है। कोई ना, मैं कर लूँगी भाभी। थैंक यू दीदी। बेटा कुछ समय बाद कमरे में आ जाना। वो क्या है ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है माँ। फिर काव्या जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर अपनी माँ की सेवा में लग जाती है। इतना अच्छा लग रहा है कि नींद आ रही है। आप सो जाओ, मैं आपके पैर भी दबा देती हूँ। माँ सो जाती है। वही काव्या पैर दबाकर वहाँ से चली। शाम को अचानक से घर में दोनों बहुएं शोर मचाने लगती है। माँ जी, मैं कह रही हूँ आपकी बेटी ने ही चोरी की है। क्या हुआ भाभी? पैसे चाहिए थे ना तो मांग लेती। अलमारी साफ करने के साथ साथ मेरे पैसों पर भी हाथ फेर लिया। आज मैंने जो आपको कपड़े दिए थे, इनकी जेब में सोने की चेन रह गई थी, आपको मिली थी? नहीं तो भाभी, उस पे कुछ भी नहीं था। अरे बेटा झूठ मत बोल, मुझे सब पता है तू यहाँ क्यों आई है। मेरी तिजोरी से भी पैसे गायब हुए हैं और उसका लॉक तो सिर्फ तुझे ही पता है। विनीता कुछ सोचने लगती है। सास जब तिजोरी खोल रही थी तो विनीता पीछे से लॉक खोलते हुए देख रही थी और सास के जाने के बाद विनीता ने जाके पैसे चोरी कर लिए थे। माँ आप कुछ भी मत कहिए, आपको मुझ पर यकीन नहीं है। देखिए दीदी, इस घर में गरीब तो एक आप ही हो, आपके सिवा कौन करेगा ये गंदा काम। माँ जी मैं तो कहती हूँ ननद जी ने ये सब किया है, इनके कमरे की तलाशी होनी चाहिए। जिसके बाद दोनों भाभियां काव्या के कमरे की तलाशी लेती है, जहां माँ और विनीता के चोरी हुए पैसे भी मिलते हैं, साथ ही सुनीता की सोने की चेन भी मिलती है। अब भी कोई सफाई देनी है आपको? माँ जी मैंने आपको कहा था ये पैसों के लिए ही यहाँ आई है। माँ मैंने ये सब नहीं किया, मेरा यकीन करो। पर माँ तो जोर का थप्पड़ मारती है। चुप, एकदम चुप। मुझे पहले ही बहुओं की बात सुन लेनी चाहिए थी। तो प्रॉपर्टी और पैसे के लिए यहाँ आई है ना, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी इस हरकत के बाद तुझे इस घर में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी रोहित वहाँ काव्या को लेने आता है और वो ये सब सुन लेता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? काव्या, हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजा था ताकि तुम अपनी माँ के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सको, और ये लोग तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं। अरे छोटे हम नहीं, छोटी तो इनकी सोच है। और माँ जी एक बात सुन लो, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारे मन में आपके घर के लोगों की तरह छल कपट नहीं है, और आपका धन आपके पैसे आपको मुबारक। चलो काव्या यहाँ से। फिर काव्या रोती हुई अपने पति के साथ वापस चली जाती है। बला टली। नेहा और करण पिछले 3 साल से अफेयर में थे। करण का बस चलता तो वो डेट के पहले ही दिन नेहा को अपने घर ले आता, पर नेहा की तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी, और जैसे ही नेहा के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स ओवर होते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर करण नेहा के घर पहुंच जाता है। पेट से ही ये सब करना सीख गई थी क्या तू? हैं? अभी तो तेरे ग्रेजुएशन पूरे हुए हैं और करण क्या कह रहा है, सदियों पुराना प्यार है तुम्हारा। मम्मी प्लीज आप डांटिए मत नेहा को,
वो घबरा जाती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त वो बेचारी बहुत छोटी थी। अच्छा, छोटी थी, छोटी उम्र में ये सब करती हैं लड़कियां। पढ़ने भेजा था मैंने इसे कि ये सब करने। बात तो नहीं बन रही, चलो वापस चलते हैं। अरे आप चुप रहिए जी। अब देखिए बहन जी, आज नहीं तो कल आप अपनी बेटी के हाथ पीले तो करेंगे ही। राजा महाराजा भी अपनी बहन बेटियों को घर पर नहीं बिठा सके, तो हम और आप क्या चीज़ है। अब नेहा अपनी पसंद के लड़के के घर जाए कि आपकी पसंद के, क्या फ़र्क पड़ता है। और किसी ने मना थोड़ी ना किया है। आप बिल्कुल नापिए तोलिए हमारे लड़के को, या आप कहे तो मैं इसे आपके पास ही छोड़कर चली जाती हूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सारे काम मुझे आते हैं और बिजनेस तो न जाने कितने सालों से संभाल रहा हूं मैं। मम्मी जी, आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मन भी खुश रहेगा और पेट भी। मान भी जाइए मोना जी, लड़का अच्छा है, कमाता है, बीच बाजार में खुद की दुकान है। ये खुसुर पुसुर का ही तो नतीजा है जो ये लड़की आज मेरे सर पर बैठकर नाच रही है। आप तो बोलेंगे ही, आपकी बेटी के लक्षण देखकर पता चल रहा है कि बेटी आप पर गई है। ये बहस चल रही थी कि वहां करण उठकर किचन में चला जाता है और अपने होने वाले सास ससुर के लिए नाश्ता बनाकर ले आता है। अब खाकर बताइए मम्मी जी, पापा जी, कैसा बना है? आप तो हमें पाप लगवा रहे हैं करण बेटा। देख रही हैं आप मोना जी, यहाँ लड़के वाले आते हैं तो लड़कियों को खाने की ट्रे लेकर उनके आगे खड़ा होना होता है, और यहाँ करण बेटा जी खुद नाश्ता बनाकर हमारे लिए लेकर आए। ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया ना तो याद रखिएगा, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, अब लड़का अगर ऐसा हो तो कौन ही रिश्ते के लिए मना कर पाता। जरा ना अनुकुर करने के बाद मोना भी राजी हो जाती है और नेहा करण की दुल्हनिया बनकर उसके घर आ जाती है। मुंह दिखाए के वक्त करण तो बाजी मार गया नयनतारा, बहू तो बिल्कुल कच्ची कली है। बिल्कुल सही कहा भाभी, असली दुल्हन तो इसी उम्र में बनना चाहिए। आजकल लड़की अपने धुन में रहती है, बुढ़ापे में जाकर तो दुल्हन बनती है। तूने ना बिल्कुल सही किया नयनतारा, सही उम्र में लड़की को लेकर आई है। अब तो इसे जैसे भी अपने सांचे में ढालेगी ये ढल जाएगी। पर एक दिक्कत है, इस उम्र की लड़की का मन बहकता बहुत है, जरा ध्यान रखियो। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरा मतलब है कि हमारा करण तो पूरा पका आम है और ये बेचारी कच्ची, तो बचपना तो होगा ही इसमें, जरा संभल के चलना होगा। वहीं पास में बैठा सुरेश सब कुछ सुन रहा था। यही बात मैं जब तेरी माँ से कह रहा था तब इस औरत के दोनों कान फूट गए थे। कहाँ करण 29 साल का, कहाँ ये लड़की 20 साल की, इतना फर्क। सोच में भी तो अंतर रहेगी दोनों के। नेहा में समझदारी आते आते कम से कम 3 साल लगेगा। लड़कियां पहले ही मैच्योर हो जाती है पापा, और पहले के जमाने में तो 10-15 साल के डिफरेंस में भी शादी होती थी ना। वैसे भैया भाभी एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। भैया दिन भर कपड़े की दुकान में औरतों से डीलिंग करते हैं, वो आराम से हैंडल कर लेंगे भाभी के बचपने को। यहाँ सभी नेहा की छोटी उम्र को लेकर परेशान थे, पर नेहा एक समझदार गृहिणी की तरह रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर सभी को खाना परोसती है। मैंने चूल्हे की पूजा कर दी थी मम्मी जी, घर के मंदिर में भगवान को भोग भी लगा दिया और उसके बाद ही सभी को खाना परोसा है। अब सब खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। देख लिया, आप कह रहे थे छोटी बहू लेकर आए हो, आधा वक्त तुम्हें उसे चीजें समझाने में लग जाएगा। अरे ये तो सब कुछ पहले से ही जानती है। मेरा बेटा हीरा लेकर आया है, हीरा। हाँ भैया, इस बार तो मेरी ही गलती होगी, माफ करना बहू। और तू क्यों बाद में खाना खाएगी? चल आजा, हमारे साथ ही खाना खाने बैठ जा बहू। बस एक बात ध्यान रखना बहू, इस घर में बाकी सभी तो मसालेदार खाना खाते हैं, पर मैं हमेशा सादा खाना ही पसंद करती हूँ। जी मम्मी जी, आपने तो बस 4 ही रोटी खाई, और रोटी दूं? दे दे बेटा, तेरी सास तो 7-8 परोठे यूं खा लेती है। हाँ तो आपका क्या जा रहा है? अपने शरीर का खाती हूँ, खाऊंगी नहीं तो शरीर संभलेगा कैसे? अब नेहा हर वक्त अपनी चीजों के साथ साथ अपने ससुराल वालों की चीजों पर भी ध्यान रखती, ताकि सभी के सामने ये प्रूव कर सके कि भले ही वो उम्र में छोटी है पर समझदारी में बड़ी है। दिन बीतते जाते हैं और ऐसे ही एक रोज नेहा जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, वो देखती है कि कुछ दूर बाइक पर बैठा एक लड़का उसकी छत की ओर किसी को देखकर हाथ हिला रहा है। ये अनजान लड़का हमारी छत की ओर देखकर किसे हाय कर रहा है? अभी पकड़ती हूँ। जैसे ही नेहा आगे बढ़ती है, वो लड़का अपनी बाइक ऑन करके फरार हो जाता है। ये कौन था और मेरे आगे बढ़ती फरार क्यों हो गया? नेहा इस बारे में अपनी सास को बताने जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि छत की सीढ़ियों से उसकी सास नीचे आ रही है। छत पर आप थी मम्मी जी? हाँ बहू, ऊपर के स्टोर रूम में मैंने कुछ सामान रखा था ना, वही लेने गई थी।
पर मम्मी जी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? 2 दिन बाद नेहा किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास नयनतारा किचन में आती है। क्या बना रही हो बहू? वही मम्मी जी जो आपने बताया है। प्रिया दीदी के लिए दाल तड़का और चावल, और पापा के लिए इन दोनों के साथ भिंडी की सब्जी, करण के लिए इसके साथ पापड़ और अचार, और आपके लिए चावल और प्लेन दाल। वही तो, मुझे लगा है कि बहू तू मेरे लिए सादा खाना बना रही होगी। अरे कब तक सादा खाना खाऊंगी मैं? मेरे लिए भी ना दाल तड़का और चावल, और साथ में भिंडी बनाना बहू। अचानक से सादे खाने से अब मसाले वाले खाने पर कैसे आ गई मम्मी जी? अब सबके लिए तू तड़का बना रही होगी तो मेरे लिए अलग से प्लेन दाल क्यों बनाना है? और अचार और पापड़ देना मत भूलना। ये मम्मी जी का स्वाद अचानक कैसे बदल गया? दोपहर में सभी एक साथ खाना खाते हुए टीवी देख रहे थे। तभी टीवी सीरियल में एक ऐसा सीन आता है जो नेहा के शक को और मजबूत कर देता है। मैं तो उसी दिन समझ गया था पारो कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, जिस दिन से तुम्हारी पसंद नापसंद बदलने लगी थी। मीठा खाने वाली मेरी पारो समोसा और चाट उड़ा रही थी। जिस पारो को रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, वो फीके रंग पसंद करने लगी थी। वो पसंद तुम्हारी थी ही नहीं पारो, वो तो कोई और था जिसकी पसंद तुम पर हावी हो रही थी। कहीं ऐसे ही मम्मी जी पर किसी और की पसंद तो हावी नहीं हो रही? उनकी कोई सहेली होगी। मम्मी जी और चावल लाऊं? आज तो आपने ना के बराबर खाना लिया है। तू मुझे मोटी करके नहीं मानेगी क्या है? बहू ऐसे भी चावल में फैट होता है। अपनी बॉडी को तो खुद ही मेंटेन करना होगा ना। मेरा हो गया। अपनी सास में इतने बदलाव देखना नेहा को नहीं पचता और वो रात को बेडरूम में करण से कहती है, तुम आजकल नोटिस नहीं कर रहे करण, मम्मी जी ना बदली बदली सी लग रही है। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब डाइटिंग क्यों करनी है? वो भी इस उम्र में? तबीयत बिगड़ गई तो? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बात करता हूँ मम्मी से। अगली सुबह जब सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, नयनतारा पार्लर जाने के लिए तैयार होती है। आप कहाँ जा रही है मम्मी? अभी तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मैं आती हूँ ना पार्लर से बेटा, और वहीं बाहर फ्रूट सलाद भी खा लूंगी, तू फिक्र मत कर। नयनतारा हड़बड़ी में बाहर निकलती है। उसका फोन कमरे में ही छूट जाता है। सभी खाने पर बैठे होते हैं कि नयनतारा का फोन उसके कमरे में रिंग होता है। तेरी सास का फोन बज रहा है, लगता है कमरे में ही छोड़कर चली गई। जरा देख तो बहू कौन फोन कर रहा है। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां उसकी सास के फोन में हार्ट बीट नाम से एक नंबर फ्लैश हो रहा था। राम 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 राम, पापा जी तो बाहर बैठे हैं, तो मम्मी जी ने किसका नंबर हार्ट बीट नाम से सेव किया है? आजकल हर रोज मम्मी जी शाम को बाहर भी निकलती है, फिर ये पार्लर, डाइटिंग। छी 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 छी, इस उम्र में मम्मी जी कोई और रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ी? नेहा का शक बढ़ता ही जा रहा था कि रात को 12 बजे नेहा को घर के हॉल में कुछ आवाज सुनाई देती है। नेहा बाहर आती है और देखती है कि बाहर तो कोई नहीं। आवाजें तो आ रही थी हॉल में, वैसे ये खिड़की क्यों खुली है? नेहा खिड़की बंद करने के लिए जाती है कि बाहर वो उसी लड़के को बाइक से वापस जाता हुआ देख लेती है जिसे उसने सुबह में देखा था। वो अभी कुछ समझ पाती कि वो अपनी सास को वॉशरूम से उनके कमरे की ओर जाता देख लेती है। अब तो नेहा को यकीन हो जाता है कि उसकी सास का इस अनजान लड़के से चक्कर चल रहा है। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और करण को उठाती है। मुझे बच्ची कहा जा रहा था। अरे भाई, मैं बिगड़ सकती थी, मुझ में बचपना है, 20 साल की लड़की हूं मैं। पर मम्मी जी, उनको क्या हो गया? 45-50 की कोई उम्र होती है बिगड़ने की? इतनी छोटी उम्र के लड़के से अट्रैक्टेड है मम्मी जी। अभी तो दीदी की शादी भी नहीं हुई, बेटी कंवारी है और माँ अपनी डोली उठाने तैयार बैठी है। अगर पापा जी को पता चल गया तो उन्हें सदमा लग जाएगा, और कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो बदनामी तो मेरी होगी ना। लोग तो कहेंगे बहू के आने से ससुर चल बसा। अरे पागल हो गई हो क्या? पापा ठीक कहते थे, इतनी छोटी उम्र की लड़की मत लेकर आओ। उसे समझाते समझाते परेशान हो जाओगी तुम। ऐसा ही होता है छोटी उम्र की लड़कियों का दिमाग। इस बार ये गलती कर दी तुमने, दोबारा से मेरी माँ के बारे में मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत भी मत करना। पर नेहा कहाँ रुकने वाली थी। वो तो अपनी सास पर नजर रखने लगती है। आज ठीक 11 बजे जैसे ही नेहा उस लड़के की बाइक को आता देखती है। प्रूफ मांग रहा था ना करण मुझसे, अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, सीधा पापा जी को ही बताऊंगी। नेहा सारी बात जाकर अपने ससुर को बताती है। नहीं, बहू कहते ये झूठ है। इस उम्र में तेरी सास, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये औरत पार्लर के चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। जिस औरत ने कभी 4 इंच से छोटी बाजू का ब्लाउज नहीं पहना, वो आजकल स्लीवलेस ब्लाउज पहने जा रही थी। बहू, तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? मुझे पता था आपको भी ये बात सच नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखाने लेकर आई हूँ।
और घर की खिड़की से छुपकर दोनों ससुर और बहू बाहर देखते हैं, जहां नीचे से वो अनजान लड़का नेहा के घर की छत की ओर देखकर फ्लाइंग किस कर रहा था और ऊपर से नयनतारा नीचे देखकर फ्लाइंग किस कर रही थी। ये दृश्य देखकर सुरेश तो वहीं बेहोश हो जाता है। पापा जी, दीदी जल्दी यहाँ आइए। ये देखिए पापा जी को क्या हो गया। करण, कोई है? कोई तो आओ। मम्मी जी क्या आएंगी? ये तो उन्हीं के कारण हो रहा है। क्या हो गया पापा को? बताया था मैंने कि मम्मी जी जिस रास्ते पर चल पड़ी है वो गलत है, पर तुम थे कि मानने को तैयार नहीं थे। सब कुछ पापा ने अपनी आंखों से देख लिया और देखो क्या हालत हो गई इनकी। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी प्रिया भी भागती हुई वहां आती है। कहाँ थी दीदी आप? ये देखिए क्या हो गया पापा जी को। वही तो देख रही हूँ भाभी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तभी अपनी आंखें खोलता हुआ सुरेश कहता है, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। यह बात घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए बेटा। मैं लुट गया बेटा, अब तेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। पापा आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना कि मैंने सब कुछ देख लिया बेटा। वो चुम्बन है, भगवान छी, 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 कितना गिर गया है ये समाज, मुझे नहीं जीना। वो चुम्बन नहीं था पापा। भाभी आप समझाइए ना पापा को। मुझे कोई समझाएगा कि क्या हो रहा है? तेरी माँ के लक्षण कुछ दिन से बदले थे। बहू वो सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसने मुझे बताया कि आजकल कोई लड़का आता है और तेरी माँ से मिलता है। तेरी माँ के फोन में उस लड़के का नंबर हार्ट बीट से सेव भी है और वो हर रोज छत से उसे इशारा करके बुलाती है। अरे आज तो मैंने दोनों को फ्लाइंग किस करते हुए देख लिया बेटा। क्या? मम्मी ऐसी कब से हो गई? मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। पर शायद ये सच भी हो सकता है, क्योंकि 40 के बाद औरतों का दिमाग फिरता है। मेरी दुकान में भी ना बहुत सारे जेंट्स आते हैं, सबकी यही शिकायत रहती है। लोगों से गलतियां हो जाती है पापा, हमें मम्मी से बात करनी चाहिए। मम्मी से क्या बात करेंगे आप लोग? गलती पापा की है। क्यों तैयार होकर नहीं रहते आप? यहाँ मम्मी स्लीवलेस पर स्लीवलेस पहन रही है और आप अपनी उम्र से 10 साल और पुराने कपड़े पहन लेते। जरा टी शर्ट जीन्स पहनना शुरू कीजिए। उन्हें पसंद भी तो वही आया है ना, टी शर्ट पैंट वाला लड़का। पर तेरी सास ने खुद ही मुझे ऐसे कपड़े ला कर दिए थे बेटा। मुझे नहीं जीना। यहाँ नीचे सुरेश का संसार लूट रहा था। वहां नयनतारा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कुछ देर बाद हंसती हुई नयनतारा नीचे आती है। सभी उसे एकटक देखने लगते हैं। फोन कर उस लड़के को और यहाँ बुला। किसे? कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अब आप बताना नहीं चाह रही मम्मी जी तो कोई बात नहीं। पापा जोर जबरदस्ती करनी ही क्यों है? आप बस मम्मी जी का फोन अपने पास रख लीजिए। वैसे भी वो दोबारा आएगा ही। दिन में 2 बार खूबसूरती का दीदार करने आते हैं ना लाड साहब। और रात को ठीक 1 बजे रोज की तरह जैसे ही विपुल दरवाजे पर आता है, करण, सुरेश और बाकी सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं। विपुल, तुम्हारा चक्कर मेरी माँ के साथ है? अरे मेरा चक्कर तो तुम्हारे साथ है। हे भगवान, ये लड़का मेरी माँ मेरी बहन दोनों के साथ एक साथ चक्कर चला रहा है। ननद पर निगाहें और सास पर निशाना। लूटने के लिए तुझे हमारा ही घर मिला था क्या, आवारा लड़के? और दीदी आप तो पता करती ये लड़का कैसा है। और सुरेश फिर से बेहोश हो जाता है। ये तेरे पापा जी बार बार बेहोश क्यों हुए जा रहे हैं? मैं नहीं चाहती इस लड़के को। ऐ लड़के, कौन हो तुम? पर मैं आपको जानता हूँ आंटी जी। देखा जानता ही है मम्मी जी को। और मम्मी जी को आंटी क्यों बोल रहा है? प्रिया ने मुझे बताया आपके बारे में। मैं प्रिया को पसंद करता हूँ आंटी जी, और प्रिया भी मुझे पसंद करती है। पर आप लोग इस तरह मुझे कंबल में बांध कर मारते हुए क्यों लेकर आए? क्या प्यार करना गुनाह है? बताइए करण भैया, आपने भी तो लव मैरिज किया। अच्छा हुआ कि तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता हमारे सामने आने से पहले तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता मेरे सामने आ गया। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ? छी! और मम्मी, आपको शोभा देता है? आप रात को इस लड़के से मिलती हैं, सुबह 11 बजे छत पर इसे फ्लाइंग किस देती हैं। अगर कोई देख लेता तो? अरे क्या बके जा रहा है? मैं तो सुषमा के पोते को फ्लाइंग किस दे रही थी। अच्छा, और रात को 1 बजे आप हॉल में नहीं आई थी? अरे बहू, वो क्या है ना, रात को मुझे भूख लग जाती है तो मैंने चिप्स का पैकेट ला कर रखा है, वही हॉल में बैठ कर खाती हूँ और खिड़की से पैकेट बाहर फेंक देती हूँ। अब विपुल सब समझ जाता है। मैं समझ गया, ये ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। तुम बता दो ना प्रिया, जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो तुम कहाँ होती हो? 2nd फ्लोर पर। और इत्तेफाक से जब मैं तुम्हें 2nd फ्लोर पर हाई कर रहा था,
उसी वक्त तुम्हारी मम्मी छत पर किसी और को हाय कर रही थी। भाभी को खिड़की के अंदर तुम तो नहीं दिखी, पर छत पर खड़ी हुई तुम्हारी मम्मी दिख गई, इसलिए भाभी को कुछ और लगा। और रात को भी जब तुम मुझसे मिलकर जाती होगी, मम्मी चिप्स खाने आती होंगी, इसीलिए भाभी हमेशा मम्मी जी को वहां देख लेती होंगी। तो मम्मी की फ़ोन में हार्ट बीट से किसका नंबर सेव है? और मम्मी का ये सजना सवरना? अरे भाई, मम्मी मेरी सुपरस्टार नाम का एक शो आ रहा है हमारे शहर में ऑडिशन लेने के लिए, तो सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना मुझे, उसी की तैयारी में लगी हुई हूं मैं। और हार्ट बीट तो गलती से तेरी मौसी का नंबर मेरे फोन पर सेव हो गया था। अब सभी समझ जाते हैं कि ये ब्लंडर नेहा के कारण हुआ है। खुद को मैच्योर साबित करने के चक्कर में उसने चीजों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सभी मिलकर नयनतारा से माफी मांगते हैं और विपुल से भी। विपुल और प्रिया के इस प्यार को पूरा घर एक्सेप्ट कर लेता है और प्रिया की शादी भी फिर से हो जाती है। सेजल उषा की बड़ी बहू है। सेजल के हाथों के खानों में स्वाद अलग ही होता है। उषा और उसके घर वाले सेजल के खाने से बहुत खुश रहते हैं, लेकिन यही खाना सेजल के लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। एक रोज सेजल की माँ का फोन आता है। सेजल बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, तू तो मायके का रास्ता ही भूल गई है, कभी तो हमें भी याद कर लिया कर। क्या करूं मम्मी, अब यहाँ ना एक वक्त भी बिना खाना बनाए नहीं चलता। सबको अच्छा खाना चाहिए 3 टाइम। मेरे कहीं भी जाने के नाम से ही ना तुम्हारा जमाई टेंशन में आ जाता है, कहता है तुम चली जाओगी तो मैं क्या खाऊंगा। बात तो सही है बेटा, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल की जिम्मेदारियों से बन जाती है, लेकिन 2-4 दिन के लिए तो आ सकती है ना तू? नहीं ना माँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं है। तेरी माँ का जो तुझे देखने को जी कर रहा है उसका क्या? तू एक काम क्यों नहीं करती, शादी करवा दे अपने देवर की, फिर तू भी फ्री हो जाएगी। कोई तो रहेगा काम करने वाला। हाँ माँ, मैं आज ही ना नेहा से विक्रम की शादी की बात करती हूँ। उसकी शादी हो जाएगी तब मैं पूरे 1 महीने के लिए आ जाऊंगी तुमसे मिलने। सेजल को भी अपनी माँ की याद आने लगती है। वो रात को कमरे में निहाल से कहती है, निहाल मैं सोच रही हूँ विक्रम की शादी कर देनी चाहिए हमें। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, विक्रम की शादी हो जाएगी तो फ्री भी हो जाएंगी माँ भी। हाँ, कल मैं पापा से बात करता हूँ। विक्रम की शादी करना सही रहेगा। अब वैसे भी उसे जॉब भी मिल गई है मेरी कंपनी में, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगले दिन निहाल उपेंद्र से विक्रम की शादी की बात करता है। विक्रम के लिए एक लड़की मेरी नजर में है, बात चलाता हूँ मैं। उपेंद्र विक्रम की शादी की बात चलाता है। गरिमा सबको पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब गरिमा बाहर पढ़ी हुई लड़की है, जिसे खाने में ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता। शादी के पहले दिन सुबह सबको उठने में देर हो जाती है और कोई नाश्ता नहीं करता। फिर 12 बजे उषा गरिमा से कहती है, गरिमा तुम सबके लिए खाना बना लेना और कुछ मीठे में भी बना लेना बेटा। गरिमा बहुत देर सोचकर कहती है, मम्मी जी, मुझे मीठा बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम्हें मीठा बनाना नहीं आता तो कॉफी बनानी आती है ना, तुम वो शाम को बना देना। और अभी मैं खीर बना दूंगी, तुम उसमें शक्कर डाल देना बस। हाँ, तब ठीक है भाभी। गरिमा रसोई में जाती है और जैसा कि उसे कुछ ज्यादा आता नहीं तो वो सोचती है, क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए। क्या सोच रही हो गरिमा, खाना क्या बनाना है? दोपहर का वक्त है, चावल बना लो सबके लिए। चावल, दाल, अचार, पापड़ सबको बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में आलू की सूखी सब्जी, मजा आ जाएगा। गरिमा सेजल की बात सुनती तो है पर करती है अपने मन की। वो चावल भिगो देती है। इधर सेजल खीर चढ़ाकर गरिमा से कहती है, गरिमा तुम बस इसमें थोड़ी देर के बाद चीनी डाल देना 2 कटोरी, और थोड़ी देर धीमी आंच पर रहने देना, उसके बाद उतार देना। जी भाभी। सेजल वहां से चली जाती है और गरिमा अपना खाना बनाना शुरू करती है। आज मेरे फेवरेट काजू मटर के चावल और आलू दम बनाती हूँ, सब खाकर खुश हो जाएंगे। गरिमा पहले कुकर में तेल गरम करती है, फिर उसमें तेल, जीरा, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, हींग डालती है। फिर उसमें काजू और मटर डालती है। फिर छोटे छोटे पनीर के टुकड़े डालकर 2 मिनट के लिए फ्राई करती है और उसमें चावल डालकर 2 मिनट चावल फ्राई करती है और उसमें पानी, नींबू और घी डालकर चढ़ा देती है। इधर कुकर में चावल जब तक पकते हैं वो आलू दम की तैयारी कर आलू दम बना लेती है और सबको परोसती है। मुझे तो लगा तुम दाल चावल बना रही हो, लेकिन तुमने तो शादी के चावल बना दिए। हाँ भाभी, मुझे ये चावल बहुत पसंद है। बहू कुछ हल्का बना लेती, दाल चावल। अभी शादी के घर में इतने दिनों से हैवी खाना खा रहे थे। पापा जी, एक टाइम में कुछ नहीं होता, रात को बना दूंगी हल्का।
वैसे खाना बहुत अच्छा है बहू। मेरी दोनों बहुएं खाना बनाने में माहिर है, ये बात पक्की हो गई। निहाल और विक्रम भी गरिमा की तारीफ करते हैं और सब गरिमा को उसकी पहली रसोई का नीक देते हैं। बहू तो बस मीठा बनाना सीख ले। जी मम्मी जी। सबको खिलाने के बाद गरिमा खुद भी खाकर सो जाती है। शाम को गरिमा अपने मायके पग फेरे के लिए चली जाती है और रात का खाना सेजल बना लेती है। खाने की टेबल पर सेजल उषा से कहती है, मम्मी जी अब तो गरिमा भी आ गई है, वो घर और खाना देख लेगी, तो मैं सोच रही हूँ क्या मैं अपने मायके चली जाऊं? बहुत दिनों से मायके नहीं जा पाई हूँ, माँ का भी फोन आया था। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कल गरिमा आ जाए तो तू परसों चली जाना। ठीक है मम्मी जी। सेजल को थोड़ा सुकून मिलता है और वो रात को ही अपनी पैकिंग करना चालू कर देती है। अगले दिन शाम को गरिमा घर वापस आती है तो सेजल उससे कहती है, गरिमा आज तू आराम कर ले, कल से सब कुछ तुझे ही करना है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाभी कल तो मैं और विक्रम घूमने के लिए निकल रहे हैं, आप एक वीक रुक जाओ, हम वापस घूम कर आते हैं, तब आप चली जाना। सेजल का चेहरा लटक जाता है। वो मुरझाई सी आवाज में कहती है, ठीक है, जहां इतने दिन रुकी वहां थोड़े दिन और सही। अगले दिन विक्रम और गरिमा घूमने निकल जाते हैं। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और एक हफ्ते बाद गरिमा और विक्रम घूमकर वापस आ जाते हैं। सेजल उन्हें देखते ही कहती है, गरिमा अब कल मैं चली। हाँ हाँ भाभी आप जाओ, मैं देख लूंगी सब। अगले दिन उषा गरिमा से कहती है, गरिमा नाश्ते में कुछ हल्का बना लेना, दोपहर का खाना ये तीनों ऑफिस में ही करते हैं। ठीक है मम्मी जी। चावल से हल्का तो कुछ नहीं हो सकता, एक काम करती हूँ, लेमन राइस बना देती हूँ, वो हेल्दी और टेस्टी भी रहेगा। गरिमा चावल बॉईल करती है, फिर कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें राई, थोड़ी सी चना दाल डालती है और चावल डालकर नमक और लेमन डाल देती है। हो गया लेमन राइस तैयार। पहली बार बना रही हूँ लेकिन बन अच्छा गया है। गरिमा सबको लेमन राइस सर्व करती है। सुबह सुबह राइस? ओ वाओ, लेमन राइस हमारे ऑफिस में एक आदमी है ना, वो लेकर आता है, मुझे बहुत पसंद आते हैं उसके राइस। अरे वही गजब है, तुम्हें पसंद आते तो ठीक है, लेकिन सुबह पहले चावल कौन ही खाता है? बहू यहाँ कोई सुबह सुबह चावल खाना पसंद नहीं करता, तू रोटी ही बना दिया कर, पोहे या उपमा बना देगी तो भी चलेगा। ठीक है मम्मी जी, मुझे कोई तीनों टाइम चावल दे दे मैं तो खा लूंगी, मुझे तो चावल इतने पसंद है। तुम खा सकती हो पर हम नहीं खा सकते बेटा, मुझे तो वैसे भी चावल खाना मना है, मेरे हाथ पैर में ना दर्द शुरू हो जाता है। खाकर तीनों बाप बेटे काम पर चले जाते हैं। इधर गरिमा फ्री होती है और कुकिंग वीडियो देखने लगती है। ये तो अलग तरह से फ्राइड राइस बना रहा है, ये आज ट्राई करती हूँ। मम्मी जी ने नाश्ते में चावल बनाने को मना किया था, रात को नहीं। शाम होती ही गरिमा रात के खाने की तैयारी करने लगती है। पुलाव और रायता बनाती हूँ। वो एक तरफ चावल भिगो कर रखती है, दूसरी तरफ रायता बनाने लगती है। रायता तो बन गया, अब गोभी, गाजर, आलू, मटर, टमाटर काट लेती हूँ। सब्जी काटने के बाद गरिमा कुकर में घी गरम करती है, फिर उसमें सारी सब्जी जो उसने काटी थी सब डाल देती है और 5 मिनट फ्राई करके उसमें चाट मसाला, गोलकी और मैगी मसाला डालकर चावल और पानी डाल देती है। सब तैयार हो गया, बस जैसे ही तीनों आएंगे तुरंत चढ़ा दूंगी और 5 मिनट में सीटी भी आ जाएगी। गरम गरम खाने में मजा आएगा। गरिमा आराम से अपने कमरे में चली जाती है और जैसे ही तीनों बाप बेटे घर आते हैं तो वो चावल चढ़ा देती है। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ बहू लगा दे, वैसे भी आज बहुत थक गया है। गरिमा खाना लगाती है, फिर चावल देखकर अब उषा का दिमाग गर्म हो जाता है और वो गुस्से में कहती है, फिर से चावल? अब क्या तीनों टाइम चावल ही बनाएगी तू? सुबह मैंने मना किया था ना चावल बनाने से। मम्मी जी आपने सुबह नाश्ते में चावल बनाने से मना किया था, अभी क्या दिक्कत है? और देखिए मैंने अलग स्टाइल का पुलाव बनाया है, पुलाव और रायता का कॉम्बिनेशन कितना तगड़ा होता है। होता होगा बहू, लेकिन अब हम बूढ़े हो चले हैं, रात को दही खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अब बना लिया है तो खा लेता हूँ। सब जैसे तैसे खा लेते हैं। गरिमा तो खुद की तारीफ किए जा रही थी। अच्छा लगा ना, मैंने कहा ही था अच्छा लगेगा। उषा समझ जाती है कि सेजल के बिना ये रसोई नहीं चल पाएगी। वो सेजल को फोन करती है। सेजल तू हफ्ते भर में वापस आ जा बेटा, मुझसे ये तीनों वक्त चावल नहीं खाए जाएंगे, अभी गरिमा को घर के तरीके सिखाने होंगे। मम्मी जी इतनी जल्दी? अरे बेटा यहाँ तेरे बिन एक एक दिन निकालना भारी हो रहा है और तू एक दिन की बात कर रही है, बाद में फिर कभी चली जाना। सेजल का मूड खराब हो जाता है। वो अपनी माँ से कहती है, मेरे बिना घर नहीं चल सकता माँ। अगले दिन उपेंद्र की बहन उसे फोन करती है और कहती है,
अरे कहाँ है तू? जल्दी से स्टेशन आ जा मुझे लेने। अरे दीदी तुम आ गई हो? अच्छा अच्छा, मैं विक्रम को भेज रहा हूँ, वहीं रुको। विक्रम सुधा को स्टेशन से लेकर आता है। क्यों रे उपेंद्र, तुझे आने में जान जा रही थी? बहू तेरी शादी में मेरे हाथ में प्लास्टर था ना, तो आ नहीं पाई थी, इसीलिए अभी आ गई तुझे देखने। हाँ बुआ जी, ठीक ही किया आपने। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। गरिमा चाय और नाश्ता लेकर आती है। सुधा एक ही बार में गरिमा से इम्प्रेस हो जाती है। भाभी, बहू तो हीरा है हीरा, सुंदर तो सुंदर, ऊपर से चाय भी बहुत अच्छी बनाई है। बहू ये ले तेरी मुंह दिखाई। थैंक यू बुआ जी, आज मैं आपके लिए ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। अरे वाह बहू, जहाँ तेरी सास को बोलना चाहिए वहाँ तू बोल रही है। गरिमा रसोई में जाती है। इधर उषा निहाल से कहती है, अब हमें ही पता है कितनी अच्छी है बहू, कोई नहीं, तेरी बुआ को भी पता चल जाएगा उसके हाथों के चावल की वैरायटी खा खा कर। निहाल और उषा हंसने लगते हैं। यहाँ रसोई में गरिमा कहती है, यहाँ सबको मीठा पसंद है। बुआ जी पहली बार आई है तो मीठा बनाने को बोलेंगी मम्मी जी, तो मीठे चावल बना देती हूँ। गरिमा मीठे चावल बनाती है, साथ में रोटी सब्जी बनाकर सबको परोसती है। बहू ने तो बहुत कुछ बनाया। बुआ जी ये मीठे चावल खाकर तो देखिए। नहीं बेटा, मैं मीठा नहीं खाती। दीदी खा लो, तुम चावल को मना नहीं कर सकती हो। चावल की एक से एक वैरायटी बनाती है हमारी बहू। उपेंद्र गरिमा को ताना मारता है लेकिन वो तो उसे अपनी तारीफ ही समझती है। बुआ जी मैं आपके लिए ना रात को स्पेशल चावल बनाऊंगी। बहू तू रात को मेरे लिए दाल चावल और करेले की सब्जी बना देना। ठीक है बुआ जी। खाना खाकर सुधा फिर गरिमा को नेक देती है। गरिमा बहुत खुश हो जाती है। बुआ जी के लिए चाइनीज फ्राइड राइस बनाती हूँ, साथ में शेजवान चटनी अलग से। गरिमा शाम से तैयारी में लग जाती है। पहले वो कॉर्न बॉईल करती है, फिर सब्जियां काटती है, फिर एक कढ़ाई में तेल को गरम कर उसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डालकर फ्राई करती है। फिर उसमें गाजर, शिमला, बंद पत्ता गोभी, मटर डालकर तेज आंच पर फ्राई करती है। फिर उसमें सोया सॉस डालकर चावल डाल देती है। फिर गोलकी और विनेगर डालकर फ्राई करती है। बुआ जी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। गरिमा फिर से शेजवान चटनी बनाती है और बुआ जी से कहती है, बुआ जी खाना लगा दूं क्या? अरे बहू आने दे सबको, तब लगाना भी रुक जा। थोड़ी देर में सब खाने की टेबल पर आते हैं और गरिमा खाना लगाने रसोई में जाती है। मुझे तो भाभी सिंपल खाना ही अच्छा लगता है, ज्यादा लटर पटर नहीं। दाल चावल सब्जी मिल जाए बस समझो अमृत मिल गया। हाँ दे दे। इतने में गरिमा खाना लगाती है। खाना देखकर सुधा का तो दिमाग ही घूम जाता है। रात को इतना हैवी खाना, ऊपर से बहू मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती। बुआ जी मैंने बहुत मन से बनाया है, खा के देखिए। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं खाना। सुधा खाने के टेबल से उठकर चली जाती है। बाकी लोग खा लेते हैं। गरिमा एक्सपेरिमेंट करना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि बस तुम खा पाओ और कोई नहीं। ये गलत बात है, मैं भी नहीं खा सकता ये। अब इतना तीखा खाना तो कोई भी नहीं खा पाता गरिमा के अलावा। गरिमा हर टाइम चावल और उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती। नॉर्मल दाल चावल तो वो कभी बनाती नहीं, कभी जीरा राइस, कभी शेजवान राइस, कभी मटर पुलाव। सुधा 3 दिन में परेशान हो जाती है और उषा से कहती है, भाभी मैं चलती हूँ, इस घर में रहने से अच्छा है मैं अपने घर चली जाऊँ। अब तो सपने में भी मुझे बहू के चावल ही दिखते हैं। सुधा अपने घर चली जाती है। यहाँ उषा और घर के बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। चावल चावल चावल, इतनी वैरायटी के चावल खाकर सब काफी पक गए थे। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर 4 दिन बाद सेजल वापस आती है। आज खाना बनाओ अच्छा सा सेजल, गरिमा का ऐसा खाना खाकर सब दुखी हो गए। चावल चावल चावल। ठीक है मम्मी जी, मैं बनाती हूँ। सेजल खाना बनाती है। सब सेजल के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। आज लगा है कि खाना खाया, इतने दिनों के बाद खाना नसीब हो। अच्छा हुआ सेजल तुम आ गई। कल हमारे बॉस घर पर आ रहे हैं, तो अच्छा खाना बनाकर रखना और ऐसा खाना बनाना कि बॉस मेरा प्रमोशन कर दे। हाँ बेफिक्र रहो, कल आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। विक्रम का चेहरा लटक जाता है। रात को वो कमरे में गरिमा से कहता है, भाभी तो इतना अच्छा खाना बनाती है, भैया का प्रमोशन हो ही जाएगा, मेरा कैसे होगा? तुम कुछ कर सकती हो क्या गरिमा? मैं ट्राई करती हूँ कल कुछ अलग बनाने का।
गरिमा रात भर अलग अलग तरीके के चावल के वीडियो देखती रहती है। अगले दिन उषा सुबह से ही दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है और एक से एक डिश बनाती है, वो भी एक दो नहीं, गिन के 10 पकवान। यहाँ गरिमा रसोई में जाती है और उषा के पकवान देखकर सोचती है, भाभी तो इतना कुछ बना लेती है, मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो भाभी की इन सारे खाने पर भारी होगा। कुछ नया ट्राई करती हूँ। गरिमा एक तरफ आलू, प्याज, टमाटर, बीन्स, पनीर सबको फ्राई करके अलग निकाल लेती है। फिर उस फ्राइड सब्जी में दही, हल्दी, नमक डालकर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती है। फिर दूसरी ओर चावल को आधा बॉयल करके उसे छान लेती है और फिर एक बड़े से पतीले में घी डालकर उसमें थोड़े चावल लगाती है। फिर उसमें वो सब्जियां लगाती है, फिर चावल डालती है, फिर सब्जी लगाती है। ऐसे करके 3 लेयर बनाती है। फिर ऊपर से दूध में केसर डालकर उसमें डाल देती है और 20 मिनट के लिए दम लगाने के लिए धीमी आंच पर गैस पर छोड़ देती है। बना तो लिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसे क्या नाम दूं। बस बॉस को ये पसंद आ जाए। यहाँ बॉस घर आते हैं। सेजल उनके आते ही खाना लगा देती है। विक्रम और निहाल बॉस के अगल बगल बैठ जाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है निहाल, तुम्हारी वाइफ ने, मुझे बहुत पसंद आया। सर आपको जब भी कुछ खाना हो आप आ जाना यहाँ। श्योर श्योर। बस विक्रम, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, तुम्हारी वाइफ कुछ नहीं बनाती क्या? नहीं बनाती सर। इतने में गरिमा एक प्लेट में चावल और एक कटोरी में रायता लेकर आती है। गरिमा के चावल देखकर उषा और निहाल अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। सर जरा इसे चेक कर बताइए ना कैसा बना है। हाँ जी, मैं तो आपके खाने का इंतजार ही कर रहा था। उषा धीरे से उपेंद्र से कहती है, ये चावल खिलाकर मेरे बेटों की नौकरी खाकर रहेगी। जब सेजल बहू खाना बना रही थी तो गरिमा को बनाने की क्या जरूरत थी? अरे पर अब क्या कर सकते हैं। इतने में बॉस चावल का 1 चम्मच खाकर 2 मिनट रुकता है। सबको लगता है कि बॉस को चावल पसंद नहीं आए। ये तो हैदराबादी बिरयानी है, क्या बनाया है गरिमा? विक्रम यार, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी हैदराबाद बिरयानी बनाती है। मेरी फेवरेट है ये। मैं यहाँ नॉर्थ में हैदराबादी बिरयानी के उसी ओरिजिनल स्वाद को मिस कर रहा था। थैंक्स विक्रम इस हैदराबादी बिरयानी के लिए। अच्छा हुआ मैं आज आ गया, वरना मिस कर देता। वेलकम सर। विक्रम, तुम्हारी प्रमोशन फिक्स और सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी। बस तुम्हें मुझे रोज इसी तरह की हैदराबादी बिरयानी खिलानी होगी। हाँ सर बिल्कुल चलेगा मुझे। मैंने पहली बार ये बनाया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये हैदराबादी बिरयानी बना रही हूँ। गरिमा, टिफिन में पैक कर देना, रात में भी मैं यही खाने वाला हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। बॉस टिफिन लेकर चला जाता है। सेजल के कितने पकवान धरे के धरे रह जाते हैं और गरिमा की हैदराबादी बिरयानी कमाल कर जाती है और विक्रम को प्रमोशन मिल जाता है। गरिमा, तुम तो बाजी मार गई। इसीलिए किसी को कम कभी नहीं समझना चाहिए। तुम रोज एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो कि काम कर गए और मुझे मेरे खाने पर घमंड हो गया था। एक बात पूछूं, क्या तुम मुझे ये हैदराबादी बिरयानी बनाना सिखा दोगी? हाँ क्यों नहीं भाभी, एकदम सिखाऊंगी। गरिमा सेजल को बिरयानी बनाना सिखाती है और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रोज बिरयानी बनाकर बॉस के लिए भेजती हैं। हे भगवान, सारे के सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। ये शालू भी ना एक नंबर की कामचोर है। सुबह जब रूपा बर्तन धोकर जाती है तो महारानी जी सबके लिए नाश्ता बना देती है, लेकिन जब रात को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ इसे। शालू, ओ शालू, कहाँ है? जल्दी से यहाँ पर तो आ। शालू जल्दी से किचन में आती है। क्या हुआ दीदी, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? आपके चक्कर में मैं अपना फेवरेट सीरियल बीच में छोड़कर आई हूँ। यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, सिंक में इतने बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं और तुझे अपना सीरियल देखने की पड़ी है। चल जल्दी से ये सारे बर्तन धो, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। क्या ये इतने सारे बर्तन मैं धोऊं? ना बाबा ना, इतने सारे बर्तन मुझसे नहीं धुलेंगी। वैसे भी मैंने आज ही पार्लर जाकर मैनिक्योर करवाया है। मेरे इतने सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे ना दीदी। ये तो तेरा हर तीसरे दिन का ड्रामा हो गया है। जब पता है रोज घर पर इतना काम होता है तो जरूरी है क्या ये मैनिक्योर करवाना? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे खाना बनाना है। तो जल्दी से मुझे ये बर्तन धो कर दे। एक बार बोला ना मैं नहीं धो सकती, आप धो लो ये बर्तन, खाना मैं बना लूंगी। दोनों की दोनों बार बार एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी, क्योंकि सिंक के अंदर घर के बर्तनों का पूरा पहाड़ जमा था। दोनों में से जो भी उन्हें धोती वो बेचारी 2 घंटे तक उन बर्तनों को साफ करने में ही लगी रहती। इसी बात पर हर रोज की तरह दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई और बाहर बैठी सावित्री अब भूख से परेशान होने लगी।
अरे बेटा, ये दोनों तो आज फिर से शुरू हो गई। लगता है आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तू इन्हें छोड़ और बाहर से ही कुछ मंगवा ले। ठीक है माँ, मंगा लेता हूँ। वैसे भी हमारे पास और चारा ही क्या है। ठीक है, नहीं धोने ना तुझे बर्तन तो मैं भी नहीं धोऊंगी। आज घर में कोई खाना बनेगा ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, कल खाना जतिन जी ने ऑर्डर किया था, आज आप नितिन भैया को बोल दो, वो खाना ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दोनों बाहर आती हैं और सोनिया नितिन को बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। कर दिया ऑर्डर। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तुम दोनों के ऊपर सिर्फ खाना बनाने और रात के बर्तनों की जिम्मेदारी है, और ये इतनी सी जिम्मेदारी भी तुम दोनों से मिलकर निभाई नहीं जाती। देखिए, आप मुझे तो कुछ मत कहिए नितिन भैया, मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर अपने हिस्से का काम कर दिया था। अरे 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 अरे, देखो तो कह तो तू ऐसे रही है जैसे दोपहर का सारा खाना तूने अकेले ने बनाया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ हाँ, वो जो भी हो, लेकिन मैंने काम तो किया था ना। अरे बस बंद करो तुम दोनों। एक बार दोनों बोलना शुरू हो जाती हो तो रेडियो की तरह बजती रहती हो। बंद करो अपना ये बटन। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय घर पर आकर खाना देकर जाता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से बर्तन धोने के लिए संग्राम छिड़ जाता है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम कौन आया है? सोनिया दरवाजा खोलती है। अरे शशि आंटी, आप इस वक्त? आइए आइए, अंदर आइए। नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं है, आज मेरे पोते का जन्मदिन है तो हमने भंडारा रखा था, उसी का प्रसाद देने आई हूँ। ये लो, गर्मा गर्म हलवा, पूरी और आलू की सब्जी। अरे वाह, शशि आंटी ने तो आज की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब कोई बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे और ना खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। अरे बेटा, क्या सोचने लगी, जल्दी पकड़ो ना ये प्रसाद, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ, दीजिए दीजिए आंटी। सोनिया एक बड़े से भगोने में भंडारे की सारी सब्जी निकाल लेती है और दूसरे पतीले में हलवा रख देती है और आटा गूंथने वाली परात के अंदर सारी पूरियों को रखकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। चलिए सब खाना शुरू करते हैं। खाना तो शुरू करते हैं बहू, लेकिन खाने के लिए खाने के बर्तन कहाँ हैं? ये तो रहे मम्मी जी, सब्जी का भगोना है, हलवे का पतीला है और पूरियों के लिए इतनी बड़ी परात है। इतने सारे तो बर्तन हैं। पूरी उठाइए और खाना शुरू कीजिए। क्या खाना खाने का ये कौन सा नया तरीका है? हमारे घर में इतने सारे बर्तन हैं, उसके बाद भी हम ऐसे खाना खाएं? अरे कुछ प्लेट कटोरी वगैरह कुछ तो लेकर आओ। अरे खा लीजिए ना नितिन जी, अब इसके अलावा खामखाए बर्तन धोने पड़ेंगे। हे भगवान, शशि खाने के लिए भंडारा देकर चली गई, उसके बाद भी इन दोनों आलसियों से घर के बर्तन नहीं धुले। सब लोग जैसे तैसे उन्हीं भगोने और पतीले से मुंह बनाते हुए खाना खा लेते हैं। तभी अगले दिन, देख कल तो शशि आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तुझे ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे। चल जल्दी से मुझे बर्तन धो कर दे, मुझे आलू मटर की सब्जी बनानी है। रहने दो ना दीदी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बर्तन धोने का। मैं जतिन जी को बोल देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देंगे। दोनों बाहर हॉल में आती हैं। जतिन जी प्लीज़ आज आप बाहर से खाना मंगवा लो ना, ज़्यादा नहीं, बस दाल मखनी, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी, और आपको खाना हो तो थोड़ा पुलाव भी मंगवा लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ रह गया हो तो वो भी बोल दो। हम दोनों भाइयों के पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना, कि आए दिन होटल से खाना ऑर्डर करो और उस पेड़ से पैसे तोड़ कर उन्हें दे दो। वैसे पैसों का एक ऐसा पेड़ तो होना ही चाहिए, है ना सोनिया दीदी? अरे बंद करो अपनी फालतू बकवास। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करेगा। आप दोनों ही किचन में जाकर खाना बना कर लाओगी। लेकिन जतिन जी, एक बार बोला ना, अब कुछ लेकिन वेकिन नहीं। दोनों किचन में जाती हैं। अब क्या करें सोनिया दीदी, ये तो जिद पर ही अड़ गए हैं। खाना बनाने के लिए पहले हमें ये सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। आप एक काम करो ना, आप ये सारे बर्तन धो दो, मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। अच्छा, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? मैं यहाँ 2 घंटे तक ये बर्तन घिसती रहूंगी और तू आसानी से सबके लिए पुलाव बनाकर निश्चिंत हो जाएगी। इन लोगों को बाहर से कुछ नहीं मंगाना तो ठीक है, आज इन्हें घर का खाना ही देते हैं। लेकिन कैसे? ये ले, ये भुने हुए चने हैं, ये मुरमुरा, ये नमकीन और मीठे के लिए ये कुकीज़। आज इन्हें यही खिलाते हैं। दोनों की दोनों चने, मुरमुरे, नमकीन और कुकीज़ के डब्बे लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। ये सब क्या है सोनिया? ये नमकीन है, ये कुकीज़ है, ये चना है और ये मुरमुरा है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? हाँ, बिना बड़े मजाक क्या है नितिन जी। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हमें रोज रात को मंदिर के भंडारे में जा कर ही खाना खाना पड़ेगा,
क्योंकि ना तो ये दोनों कभी रात के बर्तन धोएंगी और ना ही घर में कभी रात का खाना बनेगा। अब जैसा भी है खा ले बेटा, वरना इन दोनों के राज में तो ये भी नसीब नहीं होगा। सभी लोग जैसे तैसे मुंह बनाकर मन मारते हुए उस सूखे नाश्ते को खा लेते हैं। लेकिन अगले दिन दोनों भाई गुस्से में उनसे कहते हैं, देखो आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे प्लेट के अंदर गर्मा गर्म खाना चाहिए। खबरदार अगर कल की तरफ फिर से तुम दोनों ने हमें खाने के लिए वो सूखा नाश्ता दिया तो। हाँ शालू, अब बस बहुत हो गया, गर्मा गर्म खाना बनाओ अब सबके लिए। ठीक है जतीन जी। दोनों किचन में जाती हैं। तूने वहां पर सबके सामने बोल तो दिया, ठीक है, लेकिन अब खाना बनाएगी कैसे? मैं तो ये बर्तन नहीं धोने वाली। अरे दीदी, आज तो इसका इंतज़ाम मैंने पहले ही कर दिया है। टडा, ये देखो, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स और पानी के लिए ये ग्लास। अरे वाह वाह वाह, आज पहली बार तूने कोई अक्ल का काम किया है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? ये बर्तन तो खाना खाने के लिए हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए तो बर्तन धोने ही पड़ेंगे। कुकर, कढ़ाई, परात, चकला, बेलन, तवा, सब कुछ। अरे इतना सब क्यों? हम डिनर में नूडल्स बनाते हैं, एक ही पतीले में सारा काम हो जाएगा। दोनों कामचोर फिर से काम चोरी करते हुए सबके लिए नूडल्स बना देती हैं और उसे डिस्पोजेबल प्लेट्स में डालकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। ये क्या है? गर्मा गर्म नूडल्स। आप ही ने कहा था ना आज आपको प्लेट के अंदर कुछ गर्मा गर्म खाना है, तो प्लेट के अंदर है गर्मा गर्म खाना, यानी कि गर्मा गर्म नूडल्स। हाँ? है क्या देवर जी, खाइए खाइए, बहुत टेस्टी बना है नूडल्स। उनकी ये हरकत देखकर वो तीनों ही चौंक जाते हैं और उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अगली शाम दोनों फिर से किचन में अपनी रोज की लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उन्हें किचन से कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किचन से कैसी आवाज़ आ रही है? कौन है किचन में? दोनों किचन में जाती हैं। अरे मम्मी जी, आप ये बर्तन क्यों धो रही हैं? अरे बेटा, अब किसी को तो ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे ना। जब तक बर्तन धुलेंगे नहीं तब तक खाना बनेगा कैसे? मैं धो देती हूँ बर्तन, तुम दोनों मिलकर खाना तो बना लोगी ना। देखो अगर वो भी तुमसे नहीं बन पाएगा ना तो बता दो, कोई बात नहीं, खाना भी मैं खुद ही बना लूँगी। तुम दोनों जाओ, आराम करो। अपनी सास को इस तरह बर्तन धोते हुए देखकर और उनकी ये बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। अरे किस बात की माफ़ी बेटा? हमें पता ही नहीं चला कि रोज़ इन बर्तनों के लिए लड़ते लड़ते कब ये नौबत आ गई कि हमारे होते हुए आपको घर के जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, आप प्लीज़ ये बर्तन छोड़ दीजिए, मैं और जिठानी जी मिलकर इन्हें धो लेंगे और सबके लिए खाना भी बना लेंगे। आप प्लीज़ अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। ठीक है बेटा, तुम दोनों कहती हो तो चली जाती हूँ मैं, लेकिन देखो मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना। हाँ? सावित्री अपने कमरे में जाकर खूब हंसती है और उसकी एक छोटी सी नाटक से उसकी दोनों बहुएं हमेशा के लिए सुधर जाती हैं और दोनों अब बांट बांट कर रात के बर्तन धोने लगती है और मिलजुल कर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाने लगती है। मैगी जिसने भी बनाई बहुत ही सोच समझ कर बनाई होगी, क्योंकि 2 मिनट में भाई क्या बन सकता है आज के समय में। मैगी ओ मैगी, किसने नाम रखा मैगी तुम्हारा। तभी मैगी बहू निकल कर आती है। मेरा नाम खुद मैंने रखा है, नाम तो विमला था मेरा, लेकिन जानती हो ना, क्योंकि मुझे मैगी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैंने अपना नाम ही मैगी रख लिया। आपको भी तो मेरा नाम अच्छा लगा था ना? याद है क्या कहा था आपने? हाँ हाँ सब याद है, मेरी मती मारी गई थी तो मैंने ये सब सोचा। खैर तुम्हारी मैगी 2 मिनट में तैयार होती है, लेकिन तुम तो 2 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाती हो यार। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि बहू की माँ आ जाती है। अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी मैगी, कैसी है बेटा? अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक ही है। वो मम्मी को मेरे लिए एक साड़ी पसंद आई थी ना, तो वही देने के लिए आई है। साड़ी? अरे वाह, तेरे लिए? अरे सास के लिए क्या लाई हैं आप? हम लोगों के घर बहू की माँ खाली हाथ नहीं आती ना, सास के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर आती ही है ना? हाँ हाँ लाई हूँ ना बहन जी, आपके लिए भी लाई हूँ, क्यों नहीं लाऊंगी। वो क्या है, मैंने सोचा कि एक के साथ एक फ्री साड़ी मिल रही है तो फ्री वाली आपके लिए ले आऊं। सास मुंह बना लेती है। फ्री वाली? दिखाओ जरा प्रिंट क्या है।
फिर क्या, जो साड़ी सामने आती है वो होती है मैगी के जैसे नूडल्स की प्रिंट वाली साड़ी। हाय रे मैगी प्रेम, ये तो साड़ी भी मैगी प्रिंट की है। नहीं नहीं बहन जी, आप रहने ही दे सारी मैगी। अब मेरा मतलब है ये साड़ी आप अपनी बेटी को ही दे दो, नहीं चाहिए मुझे। सास चली जाती है और माँ बेटी की बातें शुरू हो जाती है। क्या बात है, माँ बेटी बहुत देर से खुसुर पुसुर में लगी है। ज़रूर कुछ मेरे खिलाफ बात हो रही होगी। मुझे तो लगता है कि झोले में कुछ तो था। क्या था, देखो ज़रा क्या क्या ला कर दे रही है बेटी को मुझसे छुपाकर। सास जाकर चुपके से नजर लगाती है तो आपस में बात करती दोनों माँ बेटी को सुनती है। बेटा देख तो ये झोले में मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाय रे माँ, मैगी के इतने फ्लेवर कहाँ से आए? अरे तू तो गांव में रहती है, शहर में आ कभी कभी देख कितने फ्लेवर आ रहे हैं मैगी में। ले, ये सारे मैगी तेरे लिए। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, मैगी का ये मसाला ये मसाला तू किसी भी चीज में डालेगी ना तो मैगी का ही टेस्ट आएगा। सास बाहर से सर पर हाथ रखकर, अरे ये लोग कितना मैगी खाते हैं, मैगी ही मैगी, मैगी ही मैगी। इतने वक्त बाद माँ आई तो भी मैगी की कहानी लेकर। मुझे क्या। सास चली जाती है। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर मैगी खाते हैं। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, आ बहू, देख आज के बाद इस घर में मैगी नहीं आएगी। ये देख क्या लिखा है पेपर में, मैगी में मिलावट हो रही है, इसलिए भारत देश से मैगी को बैन कर दिया गया है। बहू का तो जैसे मुंह ही उतर जाता है। लो जी क्या करे। बहू फटाफट पेपर उठाती है और देखती है कि ये क्या, बात तो सच है, देश से मैगी खत्म। अब बहू का चेहरा उतर जाता है। वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है, न ज्यादा खाती है न पीती है और दुबली होती चली जाती है। ये क्या हाल बना रखा है मैगी, मैगी बैन हुई है, तुमने तो अपनी हालत ही खराब कर ली है। मैगी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, निरा मैदा ही तो होता है। हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है खाने के लिए, वो खाओ। पति बोला जा रहा था, लेकिन हमारी मैगी की दीवानी मैगी बहू, वो तो कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या किया जाए, बहू ने तो खाना पीना सब बंद कर दिया है। माँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं? बेटा यही हाल रहा तो ये तो मर जाएगी। पता नहीं सरकार मैगी पर से बैन कब निकाले, तब तक ये क्या खाना नहीं खाएगी। बेटा तू ना इसे मायके छोड़ा, मरना होगा तो वही मरेगी। क्यों? माना माँ तो उसकी मानी है, लेकिन वो मेरी बीवी है, प्यार करता हूँ मैं उसे। उसके मरने से पहले मैं ना मर जाऊं, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे किसी तरह से खाना जरूर खिलाऊंगा। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैगी बहू खाना नहीं खाती। फिर एक रोज, देख बेटा मैगी ये ले, जाइए खिला दे बहू को। अरे वाह माँ, पर ये कहाँ से आई? अरे तुझे क्या करना है बच्चे के दांत गिनकर, तू तो ये मैगी बहू को खिला। बेटा खुश होकर बीवी के कमरे में जाता है। मैगी ओ मैगी, देखो मैं क्या लेकर आया। क्या लाए हो? मैगी तो नहीं लाए होंगे ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैगी ही है, ले खा ले, मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है बेटा। फिर क्या था, बहू के बेजान शरीर में जान आती है। वो फटाफट कटोरा हाथ में लेती है और धपाधप मैगी खाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, 2-4 चम्मच में ही बहू खाते खाते रुक जाती है। क्या हो गया बहू, मैगी अच्छी नहीं लगी? पराठा ला कर दूं क्या? हाँ क्या हो गया मैगी, नहीं खानी मैगी तो कोई बात नहीं, माँ पराठा ला कर देगी। माँ जी, ये जो भी नूडल्स है ना, मैगी नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसका टेस्ट अलग है। मुझे तो मैगी ही खानी है माँ जी, मैगी खानी है। ये बोलकर वो रोने लगती है। पति और सास को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। अरे बेटा मैं अब भी बता रही हूँ, तू इसे इसके मायके छोड़ा। जिस माँ ने बेटी के अंदर अच्छी आदत डाली ही नहीं, वही भुगता है फिर। लेकिन पति ने मैगी को ठीक करने की ठान ली थी। देखो मैगी,
मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैगी ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा मैगी, कल मैं और तुम घूमने जाए क्या? बीवी भी घूमने के नाम तैयार हो जाती है। अगले रोज दोनों मियाँ बीवी कार में बैठकर निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे कहीं नहीं, बस गांव की ओर। देखे वहाँ किसी दुकान में कोई पुरानी मैगी पड़ी मिल जाए। हाँ, बीवी भी खुश हो जाती है, सोचती है कि पति उसे गांव ले जाकर मैगी जरूर खिलाएगा। लेकिन रास्ते में ही वो देखती है कि एक बच्चा कैसे गाय भैंस चरा रहा था। देखो तो कितना बहादुर है ना ये बच्चा। फिर वो आगे जाती है, देखती है कि एक औरत ढेर सारे कपड़े धो रही थी। वो देखो गांव का कुआं, खूब पानी पिया है मैंने यहाँ का। पर ये क्या, बीवी को तो दिख रहा होता है कि कैसे औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती है। खैर दोनों गांव के घर पहुंचते हैं, जहां मैगी की दादी सास उन लोगों का स्वागत करती है। अरे बेटा, क्या हालत बना रखी है बहू की? खाने को कुछ देते नहीं हो क्या? रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। रहने दे दादी, वो क्या है ना, वो सिर्फ मैगी ही खाती है। वो हो तो वो बना दो। हाँ, क्यों नहीं? 2 पैकेट हम लोगों के घर कोई खाता नहीं तो पड़े हैं ऐसे के ऐसे। तो क्या है ना बहू, सेहत खराब करने वाली चीज़ है, पर फिर भी रखिए तो बना देती हूँ। दादी सास 2 पैकेट मैगी ले आती है, लेकिन मैगी में डाल देती है ढेर सारी हरी सब्जियां और देसी घी। ये ले बहू। मैगी सारी मैगी खा लेती है और खाने के बाद चलो ना गांव देखने चलते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये खाट तो खड़ी कर दो जिसमें बैठे थे। मैगी खाट खड़ी करना चाहती है, लेकिन उससे नहीं उठती। वहीं पीछे से दादी सास आ जाती है और एक हाथ से खाट खड़ी कर देती है। क्यों बहू को खाने को कुछ नहीं देता है? चेहरा भी कैसे उतरा सा है। बहू, हमारे गांव के बच्चे और औरतों को देखो बाहर जाकर। अरे बिना मेकअप के कैसे चेहरे उनके चमकते हैं। बहू बाहर जाती है और सोचती है कि सच्ची न जाने क्या बात है गांव में कि हर कोई चमक रहा है, बलवान है और अच्छी कद काठी का है। सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि मुझे भी यहीं छोड़ दो। यहाँ की तो मैगी भी शानदार थी, ऐसी मैगी जो मुझे इतनी शक्ति दे दे, मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। देखो मैगी, सच तो है कि आज से पहले तुमने सिर्फ मैगी का फ्लेवर खाया था। आज जो खाई ना, वो तो सिर्फ सब्जियां, साग और घी था। ये लोग अच्छा और ताज़ा खाते हैं। ये वो खाते हैं जिसमें जान हो, जैसे ये फल सब्जी। इन्हें तुम 2 दिन रखो ना तो ये ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैगी का क्या, अगर तुम 2 दिन खोल कर भी रखोगी तो ख़राब होगी नहीं ना, क्योंकि उस खाने में जान ही नहीं है। और जिस खाने में जान ना हो वो तुम्हें क्या जान देगा? मेरी जान, समझ में आ रही है बात? मैगी को पति की बात समझ में आ जाती है। सही कहा, मैं आज से ताज़ा खाना, फल सब्जियां, दाल ये सब खाऊंगी। मैगी को तो अब बैन ही रहने दो। मैगी खाऊंगी मैं ताज़ा खाना। अरे चलो जल्दी करो, हमें है शहर जाना।